डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th और 12th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन पर आपकी हिंदी में निबंध है वो इस बार 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। यानी किसान आंदोलन पर निबंध है वो आपको कैसे लिखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो किसान आंदोलन है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर आपको कैसे निबंध लिखना है। और जो कोरोना वायरस है उस पर भी मैंने जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वह भी ट्रेंडिंग टॉपिक में आपके दो हैं, एक तो आपकी किसान आंदोलन है और एक आपकी कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस पर निबंध लिखने के लिए जो ट्रिक मैंने बताया था आपको वो मैं बता चुका हूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप कोरोना वायरस पर भी निबंध है वो उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसान आंदोलन पर आपको निबंध है वो कैसे लिखना है। तो साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निबंध की जो रूपरेखा है वो तैयार करनी है कि निबंध की जो रूपरेखा है यानी निबंध में आपको महत्वपूर्ण कौन कौन से जो पॉइंट है, कौन कौन से बिंदु हैं वो आपको लिखने हैं। तो पहला पॉइंट आप सभी जानते हैं कि जो निबंध में पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, प्रस्तावना। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है किसानों की समस्याएं, यानी जो किसान आंदोलन है तो उसमें किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, किसानों की समस्याएं। और तीसरा पॉइंट क्या आपके, किसानों का संगठन व उसकी मांग, यानी जो किसान है उनका क्या संगठन है और उनकी क्या मांग है। उसके बाद में 4 नंबर पर पॉइंट है आपके किसान आंदोलनों के कारण, यानी किसान आंदोलन के क्या क्या कारण हैं। और उसके बाद में 5वां पॉइंट आप सभी को पता है, उपसंहार लिखना है। यानी ये 5 पॉइंट लिखने हैं। इसमें पहला पॉइंट आपके क्या है, प्रस्तावना। दूसरा पॉइंट क्या है, किसानों की समस्याएं। और तीसरा पॉइंट क्या है आपकी इसमें, किसानों का संगठन और उनकी मांग। उसके बाद में जो 4 नंबर पर जो पॉइंट दिया गया है वो है किसान आंदोलन के कारण। उसके बाद में 5वां पॉइंट क्या है, उपसंहार। तो इन 5 पॉइंटों की मदद से आप किसान आंदोलन पर आपको निबंध है वो लिखना है। तो निबंध की जो रूपरेखा है उसमें पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, प्रस्तावना। और प्रस्तावना लिखना है, उसको हाईलाइट करना है और इसको हेडिंग डालना है। उसके बाद में इसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है किसान आंदोलन के बारे में। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ये आप सभी जानते हैं, इस बात से आप सभी परिचित हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। और सच तो यह है कि कृषि क्रियाकलाप ही देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। यानी हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और सच तो यह बात है कि जो कृषि क्रियाकलाप है वो ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो मानी जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की 3/4 से अधिक आबादी अब भी कृषि एवं कृषि से संलग्न क्रियाकलापों पर निर्भर रहती है, डिपेंड करती है। और भारत में कृषि मानसून पर आधारित है या आश्रित है। ये आप सभी जानते हैं कि जो भारत है उसमें कृषि मानसून पर आश्रित है। और प्रत्येक वर्ष देश का सबसे बड़ा हिस्सा सूखे एवं बाढ़ की चपेट में आता है। तो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और सच तो यह है कि कृषि क्रियाकलाप ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो मानी जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की
3/4 यानी 3/4 से अधिक आबादी अब भी कृषि एवं कृषि से संलग्न क्रियाकलापों पर निर्भर होती है। और भारत में कृषि मानसून पर आश्रित है कि भारत में कृषि है वो किस पर आश्रित है, किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। और प्रत्येक वर्ष देश का सबसे बड़ा हिस्सा सूखे एवं बाढ़ की चपेट में आता है। तो प्रस्तावना पॉइंट में आप इन बिंदुओं को लिखना है, इन लाइंस को लिखना है। और ये लाइंस जो मैंने लिखी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है। दूसरा पॉइंट है आपके निबंध की जो रूपरेखा है, उसमें मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था किसानों की समस्याएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, इस लाइन को हाईलाइट करना है, हेडिंग डालना है, उसके बाद में इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। इस बात से आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और भारत की अधिकांश जनता गांवों में बसती है, यानी भारत की जो अधिकांश जनता है वो गांवों में रहती है, गांवों में बसती है। और गांव के जो लोग हैं वो कृषि पर ही आधारित होते हैं, यानी खेती करते हैं और उस पर ही आधारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। और किसान समाज का कर्णधार है, किसान है वो समाज का कर्णधार माना जाता है। उसकी मेहनत के अनुसार उसे पारितोषिक नहीं मिलता है, यानी किसान जितनी मेहनत करता है उसके अनुसार उसे पारितोषिक है वो नहीं मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 30% है। फिर भी किसान की दशा है वो शोचनीय है, यानी जो किसान हैं उनकी दशा को आप अब सोच सकते हैं कि उनकी दशा क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और भारत की जो अधिकांश जनता है वो गांवों में बसती है, यानी गांव के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, गांव की जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। और गांव के जो ज्यादा लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि करते हैं, खेती करते हैं। और किसान समाज का क्या है, कर्णधार है। और उसकी मेहनत के अनुसार, यानी किसान जितनी मेहनत करता है उस मेहनत के अनुसार उसे पारितोषिक है वो नहीं मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 30% है। कितना है, 30% है। फिर भी किसान की जो दशा है वो शोचनीय है, आप सोच सकते हैं। निबंध की जो रूपरेखा है उसमें मैंने तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया था, किसानों का संगठन व उसकी मांग। तो सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन को हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करें किसानों को संगठित करने का सबसे बड़ा कार्य महाराष्ट्र में शरद जोशी ने किया, यानी किसानों को संगठित करने का सबसे बड़ा कार्य है वो महाराष्ट्र में शरद जोशी ने किया। किसानों को उनकी पैदावार का समुचित मूल्य दिलाकर उनमें एक विश्वास पैदा किया कि वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यानी किसानों को संगठित करने का जो सबसे बड़ा कार्य है वो महाराष्ट्र में शरद जोशी ने किया। किसानों को उनकी पैदावार का समुचित मूल्य दिलाकर उनमें एक विश्वास पैदा किया कि वे संगठित होकर समूह बनाकर अपनी स्थिति है उसमें सुधार ला सकते हैं। और यह तभी संभव होगा जब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में किसान के शोषण को समाप्त किया जा सके। और इस संदर्भ में किसान यूनियन का कहना है, किसान यूनियन का या किसान संगठन का कहना है कि हम आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित करके एक नए समाज की संरचना करना चाहते हैं। यानी किसानों को संगठित करने का सबसे बड़ा कार्य है वो महाराष्ट्र में शरद जोशी ने किया। और किसानों को उनकी पैदावार का समुचित मूल्य दिलाकर उनमें एक विश्वास पैदा किया कि वे संगठित होकर अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार ला सकते हैं। और यह तभी संभव होगा जब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में किसान के शोषण को समाप्त किया जा सके।
और इस संदर्भ में किसान यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, संगठन, जो किसान संगठन है उनका कहना है कि हम आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित करके एक नए समाज की संरचना करना चाहते हैं। तो किसानों का संगठन व उनकी मांग, तो इसमें आपको इन लाइन्सों, ये जो लाइन मैंने बताई है आपको ओनली यही लाइन लिखनी है। निबंध की रूपरेखा में जो 4 नंबर पॉइंट मैंने बताया था, किसान आंदोलन के कारण, यानी किसान आंदोलन के क्या क्या कारण हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 कारण लिखे हैं। इन 4 कारण को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और यही 4 कारण आपको अपनी एग्जाम में लिखने हैं। तो किसान आंदोलन के क्या क्या कारण हैं, तो इसमें पहला कारण क्या है कि भूमि सुधारों का क्रियान्वयन दोषपूर्ण है और भूमि का असमान वितरण इस आंदोलन की मुख्य जड़ है। यानी जो भूमि सुधार है उनका क्रियान्वयन दोषपूर्ण है और भूमि का असमान वितरण इस आंदोलन की मुख्य जड़ है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा न दिया जाने के कारण किसानों के हितों की उपेक्षा है वो निरंतर हो रही है। ये आप सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा न दिए जाने के कारण किसानों के हितों की उपेक्षा है वो निरंतर हो रही है। उसके बाद में तीसरा कारण क्या है कि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण सरकार करती है, जिसका समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से नीचे रहता है। कि किसानों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य निर्धारण सरकार करती है, जिसका समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से नीचे रहता है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट क्या है कि नई कृषि तकनीकी का लाभ आम किसानों को नहीं मिल पाता है। कि जो नई कृषि किसानों के लिए जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी चलाई गई है, उनका लाभ आम किसान है वो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है, उनके पास इतना धन नहीं है। तो किसान आंदोलन के 4 कारण, मैंने ये 4 कारण बताए हैं, आपको ओनली एग्जाम में इन 4 कारण को ही लिखने हैं। यानी किसान आंदोलन के जो कारण है, ये जो निबंध की जो रूपरेखा है उसका 4 नंबर पॉइंट है और इस 4 नंबर पॉइंट में आपको ओनली ये 4 कारण लिखने हैं। निबंध की रूपरेखा में ये आपके 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है उपसहार। उपसहार में आपको क्या लिखना है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कृषि की हमेशा उपेक्षा हुई है। अतः आवश्यक है कि कृषि के विकास पर अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक ध्यान है वो दिया जाए। स्पष्ट है कि कृषक हितों की अब उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार को चाहिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करे। यानी विभिन्न पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनका अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जो कृषि है उसकी हमेशा उपेक्षा हुई है। अतः आवश्यक है कि कृषि के विकास पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए और यह स्पष्ट है कि कृषक हितों की अब उपेक्षा नहीं की जा सकती। और सरकार को क्या चाहिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा है वो प्रदान करे। तो इस प्रकार अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से निबंध लिखते हो तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।